हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है हमारा जो है मैथ पेडागोजी यानी जो हमारा गणित का जो शिक्षण शास्त्र है उसके ऊपर है। और गणित के शिक्षण शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है जो गणित के पाठ्यक्रम में जो स्थान है उस पर है, जो यानी हमारा जो पाठचर्या में जो स्थान है एनसीएफ में। आज उससे रिलेटिव हम जो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है 20 नंबर है, जो है यहाँ पे एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। क्या एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है? नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। पहला है उसे पढ़ाने की विधि, दूसरा अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तीसरा पाठ पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, चौथा कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। अब जो है इस कथन पे आपको जवाब देना है, सोचने एवं तर्क जो है बच्चे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला जो है उसे पढ़ाने की विधि। अब पढ़ाने की विधि से आप उसे बताइएगा तो उससे उसमें सोच तर्क नहीं आएगा। उससे जो है तीसरा जो है पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। अगर आप उसमें जो पाठ्य पुस्तक के जो सामग्री जो है उसे लिखने का तरीका बता दीजिए, फिर भी वो सोच नहीं सकता है, इसमें भी नहीं आता है ज़्यादा सोचना तहकीक करना। चौथा है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। अब ये भी नहीं है उसे जो है सोचने पे मजबूर करे तर्क करने पे। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका जो है सो दूसरा है अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, जिससे जो है सोचने तक एक निश्चित तरीका जो है सो उसमें एक सही ढंग से प्रॉपर वे में वो सोच सके, उस आंसर का हल निकाल सके। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका सम्मिलित होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहले जो है इसमें क्या मानता था, जो है सोचने एवं तर्क का। अब मानता है जो इसमें चिंतन और तर्कना का एक तरीका सम्मिलित है। जो इस दृष्टिकोण किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है? तो ए विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, दूसरा खोजबीन उपागम का प्रयोग करना और हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में सम्मिलित करना। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों को पुनः लेखन करना। और चौथा है विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक वर्कशीट देना। तो इसमें जो है किसमें चिंतन और तर्क कर सके। देखिए ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया है, सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया। तो दोनों हल्का फुल्का मिलता जुलता ही क्वेश्चन लग रहा है। तो इसका जो होगा क्या होगा, ये होगा खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को जो है सो वैश्विक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में सम्मिलित करना। ऐसे बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, सक्रिय ज़्यादा होंगे, तर्क कर सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे। तो दो जो है सो राइट आंसर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, दूसरा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, तीसरा सुडोकू यानी जो एक पहेली गेम आता है हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, चौथा यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या तथा प्रक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो चौथा हो जाएगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं को जो है संख्याओं तथा सक्रियता की विशेषता को समझाने की उनकी सहायता करता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिए, एंड तक देखिए पूरी वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, एक कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो क्या है इसमें, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, दूसरा कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, तीसरा संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, चौथा केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो गणित में गणना करने संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो गणना करने के कौशल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो पहला है केवल एल्गोरिथम का। देखिए केवल जहाँ पे आ गया सिर्फ केवल ओनली, वो सब जो है ना गलत ही होते हैं ऑप्शन, वो राइट आंसर कभी नहीं हो सकता है। दूसरा है कक्षा में अभ्यास है तो क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन। आप देखिए इसमें अभ्यास है तो क्रियाशील यानी बच्चे इसमें ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो ये एक ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी तीसरा चौथा देखते हैं क्या है। संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना,
प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अभ्यास इसमें जो है सो रटंत नहीं करना है, ज़्यादा अभ्यास नहीं कराना है, बच्चे फिर उसमें बोझ समझने लगेंगे। चौथा, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान, इसमें भी केवल आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है इसका जो बेस्ट आंसर है वो सेकंड है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। उसके बाद आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है, ये ग्रिड पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना जो है सो संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। दूसरा, इस सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। तीसरा, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। और चौथा है प्रक्रमशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, तो क्या है, ये जो ग्रिड पद्धति का प्रयोग करके उसकी एक नमूना नीचे दी गई है 0.6, 0.3, इस पर 0.2, तो इससे गुना करके वो 0.06 वो गुणा को बता रही है। तो ये जो है सो वो क्या प्रयोग करके उसको बता रही है, तो इसमें जो है सो इसमें पहला आंसर सही होगा, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा परिक्रमणशील ज्ञान पर कम दे रही है। उसके बाद हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। सीटें जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पहला, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल गलत, ये तो होता ही नहीं है। दूसरा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये मुझे लग रहा है सही होगा। तीसरा, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ये भी नहीं है। चौथा, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, नहीं, ये भी नहीं है। तो पहला सही है, सेकंड इसका सही आंसर है, जो गणित संकल्पना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमारा 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद यानी क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ये देखिए सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया। पहला है, पूर्वाधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परीक्षण करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क करके बच्चे के संसाधनों का विकास करने में। 26 ये सही लग रहा है मुझे। अब और ऑप्शन देखते हैं। दूसरा, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या सक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, ये नहीं। दूसरा, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करने में, इस पे भी नहीं। चौथा, सब समस्याओं को रेखीय समीकरण अनुदित करने, नहीं, ये नहीं। इसका जो है सो एक बिल्कुल राइट आंसर है। उसका 27 नंबर, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। ए, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। बी, स्थितियों के माध्यम से भी सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। सी, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। डी, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। डी तो बिल्कुल गलत है। अब इसमें ए बी सी में देखना है क्या सही, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए, नहीं, ये भी सी भी गलत लग रहा है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन जो है सो हमारा दूसरा जो है ए और बी दोनों सही है। उसके बाद हमारा जो है आगे का देखते हैं क्या है हमारा 28 नंबर, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा, गणित के खेलों का सृजन। तीसरा, हस्तशिल्प अनुभव प्रदान करना। चौथा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत क्या करती है, तो चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल करना, या गणित के खेलों का सृजन, या हस्तशिल्प अनुभव प्रदान करना, या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इसमें जो बिल्कुल इसमें जो सटीक ज़्यादा होगा ना उसको आपको देना है, जो बच्चों के हिसाब से सही रहे। तो ये क्या है, चौथा जो है ना सो ज़्यादा बेटर है और ऑप्शन से, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यही हमारा राइट आंसर होगा 28 का चौथा। उसके बाद 29 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शिक्षण महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। एक, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की। दूसरा, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की। तीसरा, गणित के अनुप्रयोग की। चौथा, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, गणित के उच्च उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की महत्वाकांक्षी और सुसंगत महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या हो, गणित के उच्च उद्देश्यों की जो है सो लक्ष्यों से।
उसके बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। पहला, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। तीसरा, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। चौथा, महत्वपूर्ण गणितीय शिक्षण का उद्देश्य को पूरा करता है। तो 30 का जो है सो पहला है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। उसके बाद हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ए, रोजमर्रा की भाषा गणित डैश गणितीय स्थिति भाषा डैश गणितीय समस्या समाधान की भाषा, एरो दिया है प्रतीकात्मक भाषा। उसके बाद पहले प्रतीकात्मक भाषा, उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद गणितीयकरण स्थिति भाषा, उसके बाद रोजमर्रा की भाषा। थर्ड है, रोजमर्रा की भाषा के बाद गणितीय समस्याओं का समाधान की भाषा, उसके बाद गणितीय स्थिति की भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा। चौथा है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद जो गणितीयकरण स्थिति भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा, उसके बाद रोजमर्रा की भाषा। इसमें जो कक्षा में जो गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने का द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा पहला, दूसरा नहीं, पहला इसका राइट आंसर है। रोजमर्रा की भाषा पहले चुनेगा, उसके बाद गणितीयकरण की स्थिति भाषा को, फिर गणितीय समस्या का समाधान की भाषा को, फिर उसके प्रतीकात्मक भाषा को। जो है 31 का एक सही है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। गणित के पाठ्यपुस्तक में क्या है, खंड जो है सो अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। हमारे में जो एक खंड अभ्यास समय को, उसमें क्या है समय, उसका उद्देश्य क्या है उसमें रहने का, समावेशित करने का। तो पहला, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। दूसरा, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। तीसरा, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। चौथा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है। इसमें जो हमें सबसे बेटर जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो वो जवाब देना है। इसमें देखिए सभी बेटर होंगे, लेकिन सभी अच्छे हैं, सब विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान करेंगे, दैनिक जीवन में बदलाव लाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा हो क्या होगा, विस्तृत अधिगम जो है सो प्रदान करना। ये अवसर अगर प्रदान करने की बात कहीं भी कही जाए, उन्हें ज़्यादा सक्रियता जो जहाँ पे महसूस हो, उस तरह की बात अगर कही जाती है तो वो ऑप्शन ज़्यादा राइट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। 33, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। वैदिक गणित, इसका प्रयोग निम्न में से किसके विकास संवर्धन में होता है। वैदिक गणित, पहला, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। दूसरा, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान का कौशल। तीसरा, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। चौथा, गणित में गणना की कौशल तथा गति। तो इसका जो ज़्यादा प्रयोग क्यों करा है उसको पता है, गणित में गणना और कौशल एवं गति, गणित में क्या है, गणना के कौशल तथा गति। उसका जो 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है वो देखना है। तो ध्यान से देखिए, पहला, भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना था, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना पूर्ण अंश के रूप में ये। दूसरा देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना था, निष्कर्ष निकालना। ये हमारा प्राथमिक स्तर के जरिए आपको सोचना है। तीसरा, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। चौथा, मानव परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संख्याओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो जो मेल नहीं खाता है वो देखना है, जो नहीं हो सकता है उसमें। तो इसका जो दूसरा होगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना था, निष्कर्ष निकालना, ये होगा दूसरा। उसके बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। पहला, रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दूसरा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। तीसरा, बीजगणित पढ़ाना। चौथा, परिकलन और मापन बढ़ाना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। संकीर्ण उद्देश्य यही है जो संख्यात्मक कौशल का विकास हो सके उसमें। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 में का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है। अब क्या किस में गलती करता है, मौखिक रूप से दे सकता है लेकिन लिखने में संख्या पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। पहला, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना चाहिए, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना चाहिए। दूसरा, वास्तविक जीवन में इस अनुभव को नीति संकलन के साथ संबंधित करना। अब इसमें जो होगा ये अभ्यास वाला नहीं होगा पहला। दूसरा क्या है, वास्तविक जीवन में अनुभव को गणितीय संकलन के साथ संबंधित करना, ये तो होना चाहिए, लेकिन इससे और बेटर देखते हैं क्या है। थर्ड है, उसको एक
कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याओं को आंशिक रूप से हल की गई और उसे खाली स्थान भरने में हो, ये भी सही हो सकता है, लेकिन बेटर क्या होगा देखते हैं। चौथा क्या है, संख्या प्रणाली की समस्याओं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। आप देखिए उसमें क्या, आप एक हल नहीं सीखे हैं तो उसमें क्या एक से अधिक हल उसको जो है सो सिखाइए, जिस जो कौन सा हल उसे अच्छा लग जाए, कौन और अच्छे से वो जो सीख के वो उस प्रकार की संख्या बना सके, लिख सके। तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको लिखने के लिए कर रहा है ना, तो उसमें लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसको एक से और ज़्यादा हल दिखाइए। वो बोल सकता है लेकिन वो लिख नहीं सकता, समस्या को हल नहीं कर सकता, तो उसको क्या करिए, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता दिखाइए, इस प्रकार से वो सीखेगा। 37 नंबर है, 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है। अब 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया समझाने के लिए, अब गुणा सिखाने के लिए बच्चों में पहले कौन सा जानकारी होना आवश्यक है। पहला, योग का कर्म विनिमय गुण, दूसरा गुणन का कर्म विनिमय गुण, तीसरा गुणन योग और परवितरण के रूप, चौथा गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप। तो इसमें जो है ना थर्ड होना चाहिए, गुणन योग पर वितरण के रूप। इसका 38 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए से कौन सा कथन सत्य है। ए, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। दूसरा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तीसरा, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। इसमें केवल आ गया, ये तो होगा ही नहीं, इसमें कथन सत्य है सो पूछ रहा है, तो तीसरा तो नहीं होगा। चौथा, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये भी मुझे लग रहा है जो इसका जो है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है, सत्य है। यानी इसका जो है सो माप के संदर्भ पढ़ाने अप्रमाणिक मापों का योग क्यों करिएगा, क्योंकि बाद में जो है सो उसमें जो माप तो बदलती रहती है ना। अप्रमाणिक आप कुछ ले लीजिएगा और फिर जो बच्चा वो उसी प्रकार देखेगा और बोलेगा नहीं ये तो नहीं। आप बताइएगा जो क्या होती है, एक बकरी और एक गाय का जो वजन है वो अलग अलग होता है। अब वजन आप इस प्रकार बता दीजिए उसको, जो एक बार मान के चलिए, जो किलोग्राम नहीं बताइए, आप बता दीजिए जो वजन होता है। और जो है पेड़ जो है आदमी जो है सो जानवर या भेड़ या बकरी गाय से क्या होते हैं, कम वजनदार होते हैं, और भेड़ जो होते हैं ज़्यादा, जो हमारे गाय जो होते हैं ज़्यादा वजनदार होते हैं, आदमी कम वजनदार होता है। तो इस प्रकार आप उसको समझा दीजिए और इसका अब वजन बताइए, जो वजन किस प्रकार मापा जाता है, किलो में, ग्राम में, इस प्रकार से आप मानक रूप में पढ़ाइए, ना कि अमानक रूप में कुछ भी आप उसको जो है सो बोल दीजिए। जो इसमें कम रहता है इसमें ज़्यादा रहता है, अब कितना रहता है नहीं रहता है, बच्चे को डाउट क्लियर नहीं होगा, बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें जो है सो अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद 39 नंबर है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। दूसरा, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव को भाग बनाना, ये तो है। कौन सा नहीं है सो पूछ रहा है। तीसरा देखते हैं, समस्या समाधान और समस्या पसंद करने की कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी है। तो चौथा, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी है। तो मुझे लग रहा है जो पहला इसका जो होगा 39 का, नहीं सॉरी, कौन सा नहीं है, तो गणित में उच्चतर अमूर्त की पढ़ाई की तैयारी करना, हाँ ये भी है, उच्चतर और अमूर्त की पढ़ाई। उद्देश्य मीन्स कौन सा नहीं है, तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा चौथा, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है। मतलब जो बच्चे बचपन में प्राथमिक स्तर पर क्या तर्क करेंगे, उनको इस प्रकार क्या बना जो तर्क करे उसको इस प्रकार से वो क्वेश्चनिंग, उसको अगर ज़्यादा जो है सो कठिन लगेगा वो क्वेश्चन तो छोड़ के आगे भाग जाएगा, तर्क करना ही नहीं चाहेगा, उसे और मैथ से डर लगने लगा, इसलिए तर्क संगत पहले विचार नहीं कराना चाहिए। उसके बाद 40 नंबर, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ए, चौपर टाइलिंग, दूसरा सममिति, तीसरा प्रतिरूप, चौथा अनुपात। तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये 2019 सीटें दिसंबर में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है चौथा है, जो अनुपात नहीं है। इसका 41 नंबर है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। ए, छात्रों के प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाले होना चाहिए। दूसरा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा, गणित संकल्पनाओं को कठोरता देने वाला होना चाहिए, ये चौथा नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, वो दूसरा हो जाएगा, प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करे। ए, निपुण भारत, दूसरा सक्षम भारत, तीसरा साक्षर भारत, चौथा समग्र शिक्षा।
तो 42 का जो होगा वो क्या हो जाए, निपुण भारत ए। उसके बाद हमारा जो है 43 यानी 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित, इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है। अब देखिए इसमें सब उपयुक्त हो गए, लेकिन सबसे अत्यंत यानी सबसे ज़्यादा कौन बैठेगा उसमें। देखिए देखते हैं। पहला, छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। तीसरा, कक्षा जो है 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, 12वीं तक। चौथा, गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक जेंडर से पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। इसमें सबसे बेटर क्या लगता है आपको, सो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, तब मैं बता देता हूँ इसका क्या हुआ। 3, कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। उसके बाद जो है 44 नंबर है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण और सही चिन्हित अंकित किया गया है। अभिकथन क्या है। ए पहला है, गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए, ठीक है। कारण आर पढ़ते हैं हम, क्या है कारण आर है हमारा, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं, ठीक। अब सही विकल्प चुनना है। पहला, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही कारण है नहीं है ए का। दूसरा, ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, ए और क्या दोनों सही है और सही कारण है। आर क्या है, सही कारण है ए का, यानी आर सही बता रहा है। जो ए जो है अगर इस प्रकार है तो आर अगर इस प्रकार है तो ए को इस प्रकार होना चाहिए। 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठचर्या का भाग हिस्सा नहीं है। प्राथमिक पाठचर्या जो है, पहला नियमित द्विविम आकृतियां, दूसरा टेसिलेशन, तीसरा रैखिक समीकरण, चौथा भिन्न। तो ये जनवरी 2022 में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, पहला नियमित द्विविम आकृतियां का भाग हिस्सा नहीं है। जो है हमारा द्विविम आकृतियां जो है ट्रायंगल, सर्कल, ये सब 2D आकृति जो है सो इसमें नहीं है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं बता दूं वीडियो ख़त्म होने से पहले और ये क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छी लग रही है तो आप चैनल पे जा सकते हो। इससे प्रीवियस ईयर और दूसरे सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। सिर्फ प्रीवियस ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी वीडियो पे करा रहे हैं। आप जाके चैनल पे जाकर वीडियो सारे वीडियो देख सकते हो, चाहे EVS हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, CDP हो, सबका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला अपलोड है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षा के पाठ्यपुस्तक का के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। ए, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। बी, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। तीसरा, औपचारिक कलनन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। डी है, जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसका जो होगा डी नहीं होगा, अमूर्त विषय से उसे जो है सो मूर्त विषय उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सही विकल्प चुनना है आपको प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के अनुसार। तो पहला है, संकल्पनाओं को बच्चे की दैनिक जीवन अनुभव जोड़ा जाना चाहिए, ये भी तो राइट है, लेकिन आपको जो है महत्वपूर्ण लक्षण है कौन से प्राथमिक कक्षा के पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें सबसे जो आपको बच्चे जो होंगे ज़्यादा सक्रिय दिखाएंगे उसमें आपको देखना है। तो इसमें जो है मुझे लग रहा है जो सी ऑप्शन जो है, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। 46 का जो होगा, जो यही जो है सो कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए औपचारिक कलन विधि के उपयोग से। इसका क्या होगा, केवल सी जो होगा ना सो बिल्कुल राइट आंसर है। प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण जो है सो यह है कि औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए उसको। इसका जो होगा पहला आंसर राइट होगा। अब हमारा जो है ये वीडियो का जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय। वीडियो को शेयर करके अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जो भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाय, स्टे ट्यून, बाय।